वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन की। देखिए, एक्वस का मतलब आपको पता है वाटर होता है, और नॉन एक्वस का मतलब होगा वो टाइट्रेशन जिसमें वाटर जो होगा वो हम एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होती है इसमें वाटर को यूज नहीं करते। और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है इसका भी मैं आपको बताऊं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होती है ये बेसिकली यूज होती है टू टाइट्रेट weak acid or weak base, to titrate weak acid और बेस। तो बेटा ये वीक एसिड या बेस को टाइट्रेट करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए ही क्यों जरूरी है ये आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वाटर क्यों नहीं एज ए सॉल्वेंट यूज करते। वाई वाटर इज नॉट यूज्ड। तो इसकी एक दो रीजंस है वो हम देख लेते हैं कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। अब देखें, वीक एसिड जो होते हैं और वीक बेसिस जो होती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इनका एक अल्फा होता है जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। पहले ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है ये अल्फा होता है बेसिकली। ये होता है कि एक जो इलेक्ट्रोलाइट है या कोई भी सब्सटेंस है वो कितने परसेंट डिसोसिएट होती है आयंस के अंदर, वो कितने परसेंट आयंस के अंदर टूटती है। तो उसे कहते होते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जस्ट 5% डिसोसिएट होते हैं। यानी इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयंस में ब्रेक होंगे, तो 95% अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% टूट जाते हैं आयंस के अंदर, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब एक बात और यहाँ पे नोट कीजिए कि जो वाटर होता है H2O, ये इटसेल्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इटसेल्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये बेटा, टूटता नहीं है आयंस में, ये भी सिर्फ कुछ ही परसेंट डिसोसिएट होता है। अब यहाँ पे आप ये क्यों बता रहे हैं, तो इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अगर वीक एसिड ले लें या वीक बेस ले लें, दोनों में से कोई भी आपकी चॉइस है, कोई सा भी अगर आप उसे टाइट्रेट करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि वीक एसिड जो होगा उसके, मान लीजिए एक वीक एसिड है HA, और ये कन्वर्ट हो रहा है आयंस के अंदर H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये इसके 100 मॉलिक्यूल थे, 5 ये आयंस बन गए, 5% ये आयंस बन गए, तो जस्ट ये 5% डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, 95% ये अनडिसोसिएटेड रह गया है। इसका यहाँ पे 95% बच गया, यहाँ पे 5% ये बन चुके हैं। ठीक है, 95% अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है जी। अब सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर की, H2O, तो H2O जो होगा वो भी आपके पास टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब यहाँ पर जरा गौर करें तो वीक एसिड में भी प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन में भी H पॉजिटिव है। लाइक ये 4% डिसोसिएट हो गया, मान लें, हम सपोज कर दें। अब देखें, यहाँ पर भी प्रोटॉन है वीक एसिड में, और आपके पास वाटर के अंदर भी प्रोटॉन है, तो हमें टाइट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। टाइट्रेशन में प्रॉब्लम होगी कि हम किसके हाइड्रोजन को टाइट्रेट करवा रहे हैं, वाटर के हाइड्रोजन को टाइट्रेट करवा रहे हैं या वीक एसिड के हाइड्रोजन को। तो इससे अनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं अगर हम वाटर को यूज करते हैं। हम फिर स्ट्रॉन्ग के साथ वाटर को क्यों यूज करते हैं तो उसका भी बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के मान लें ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसका 1 लाख मॉलिक्यूल है, 1 लाख इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाते सारे के सारे आयंस के अंदर, 1 लाख ही ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर मान ले कि वाटर जो था उसके आपके पास 1 लाख थे, तो उसके कन्वर्ट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल आयंस के अंदर। अब देखो, 1 लाख में 200
200 का कोई भी इतना वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों कंपेरेबल है। यहाँ पर तो मान ले कि इसके 500 अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं आइंस एच पॉजिटिव, तो यहाँ पर 400 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद यही है बेटा कि वहां पर ये एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाते हैं। वीक एसिड और वाटर जो होता है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम वाटर यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर लार्ज गैप होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम वीक एसिड के केस में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एक और रीजन कि अभी अभी हमने देखा है वीक एसिड हो या वीक बेस हो, ये तकरीबन 5% डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होंगे 5%, डिसोसिएट होंगे बेटा। और साथ में एक बात आपको बता दूं कि हमने तो मान ले के लिया था 1 मोल लिए थे इनके वीक एसिड के या वीक बेस के, 1 मोल लिए थे। ठीक है, 1 मोल हमने लिए थे वीक एसिड या वीक बेस के। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास तो वो मान ले कि 0.05% मोल जो थे वो डिसोसिएट हो गए। मान ले कि 100 मॉलिक्यूल थे और 5% जो थे वो डिसोसिएट हो गए, यानी 5 मॉलिक्यूल जो थे वो आइंस में कन्वर्ट हुए हैं। तो हमने तो एक्यूरेट कंसंट्रेशन मालूम करनी है ना टाइट्रेशन के जरिए। हमने तो 1 मोल एज्यूम किया था, हमें तो यही मिलना चाहिए कि 1 मोल हमने लिया है वीक एसिड, लेकिन हमें तो आइंस के लिहाज से उसने टाइट्रेट करवा के देना है, क्योंकि यहाँ पर एच पॉजिटिव जितने प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास तो 100 मॉलिक्यूल थे, एच पॉजिटिव तो 5 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऊपर से ओ एच के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे H2O। तो वीक एसिड के केस में बेटा ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। और इस तरह से हमें जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्यूरेटली मालूम नहीं हो सकती। तो ये सेकंड रीजन हो गई है कि कंसंट्रेशन टाइट्रेशन के जरिए एक्यूरेटली हम इसकी मालूम नहीं कर पाते। यही रीजन है कि हम यहाँ पर वीक एसिड जो है उसको वाटर के अंदर ट्रीट नहीं करते, हम उसके लिए कोई और सॉल्वेंट लेकर आते हैं। वो सॉल्वेंट जो होता है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो दो रीजंस मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है ये बेस्ड करती है ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ब्रॉन्स्टेड लोरी आपको पता है, एक साइंटिस्ट थे दो जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड वो चीज होती है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, डोनेट प्रोटॉन। और बेस वो चीज होती है जो प्रोटॉन को गेन करती है, गेन प्रोटॉन। ठीक है जी। और ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में। अब यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, इसको हम कहते थे लेवलिंग इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। लेवलिंग या सॉल्वेंट इफेक्ट, ये बेटा इसका नाम होता है। ये क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट रेफर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या बेस की। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर लेवल्ड बाय सॉल्वेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है बेसिकली। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। HCl है, वाटर के अंदर HCl जो होगा वो 100% टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह H2SO4 है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर बिहेव करेगा वाटर के अंदर, ये भी टूट जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वाटर के अंदर। अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की वाटर के अंदर, तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये वाटर के अंदर वीक एसिड के तौर पर बिहेव करता है। ये क्या होता है जी? वीक एसिड होता है, क्योंकि ये 5% टूटेगा जबकि ऊपर वाले वो 100% टूट जाते हैं। अब देखो, हमें तो एक्यूरेट कंसंट्रेशन चाहिए थी, हमें तो
100% टूटेंगे तो तभी हमें पता चलेगा टाइट्रेशन के जरिए कि हाँ जी इसमें 100 उसके मॉलिक्यूल थे। हमें नहीं पता ना 5% है तो पीछे तो 95% अभी भी रहता है, तो वो तो जाया हो जाएगा फिर, उसकी तो हमें कंसंट्रेशन मालूम ही नहीं हो पाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। लाइक अगर हम बात करें HCl को अमोनिया में ले लें, अमोनिया एक सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, इसमें भी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ऑक्सैलिक एसिड को भी अमोनिया में ले लें तो बेटा आप हैरान होंगे कि यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर बिहेव करता है अमोनिया के अंदर। उसकी रीजन यही होती है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और इसी वजह से हम सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। अब देखिए पहले हमें 100 में से 5% जा रहे थे, अब 100 में से 100% ही आइंस में चले जाएंगे, पीछे 0% रह जाएगा। तो अब हमें एक्यूरेट कंसंट्रेशन मालूम हो जाती है। अब देखो सॉल्वेंट ने क्या किया, सॉल्वेंट ने वीक एसिड को लेवल कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर। तो इसको हम कहते होते हैं लेवलिंग इफेक्ट, के सॉल्वेंट जो होते हैं वो लेवल कर देते हैं। किसको लेवल कर देते हैं, स्ट्रेंथ को, वीक एसिड की स्ट्रेंथ को लेवल कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में। इसको हम बोलते होते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है जी, कि हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं, उस सॉल्वेंट में वीक एसिड बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर, इसको हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स है जी जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। रीजन यही होती है बेटा कि ये जो है बेसिकली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनहेंस्ड हो जाती है। ठीक है, चलो और ये आगे वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेनली अभी सॉल्वेंट्स के अंदर ही हम रीजन इसकी पढ़ लेंगे। तो हमारे पास चार तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, और ए प्रोटिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता। ऐसे सॉल्वेंट नॉन डिसोसिएटिव होते हैं, ये ज्यादातर ये नॉन पोलर होते हैं। समझ लें ये आयनाइजेशन शो नहीं करवाते, ये डिसोसिएट नहीं करते, अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करवाते, नॉन डिसोसिएटिव है। तो ये जो होते हैं बेटा केमिकली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल होते हैं, और दे डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एसिड और बेस, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, एसिड या बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, और ये आयनाइजेशन भी नहीं करवाते सोल्यूट की, डू नॉट लीड आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट को भी आयंस में ब्रेक डाउन नहीं करवाते। आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट होता है ना, कि जैसे वाटर जो होता है, सोल्यूट आना था, आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट। तो बेटा जैसे होता है ना वाटर में जब नमक को ऐड करते हैं तो पानी क्या करता है, Na को अलग कर लेता है, Cl को अलग, आयनाइजेशन करवा देता है ना, NaCl की डिसोसिएशन करवा देता है। तो ये वो काम भी नहीं करते। इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या होता है। ये एक वैसे फोर्स होती है जो चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करती है। ठीक है, अब हम बात करें इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये डाइल्यूट करते हैं, जस्ट ये डाइल्यूट करते हैं मिक्सचर को ये डाइल्यूट करते हैं। ठीक है जी, ये याद रख लें। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनमें आपके पास बेंजीन आ जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है, असीटोनाइट्राइल आ जाता है, टोलोइन आ जाता है, यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये जस्ट और सिर्फ ये बेटा डाइल्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट।
ठीक है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? प्रोटोफिलिक जो होते हैं ये डिसोसिएटिव होते हैं, डिसोसिएटिव। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो डिसोसिएटिव होते हैं। ये सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा, इनकी बेसिसिटी ग्रेटर होती है वाटर से। बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर जो होती है वो ज्यादा होती है। बेसिसिटी इज ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन वाटर। तो इनकी बेसिसिटी वाटर से ज्यादा होती है। और इसके अलावा ये ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, ये इनकी अफिनिटी ज्यादा होती है, अफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, ये आगे इसे छोड़ दे। इसके बाद प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये इनहेंस करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेडली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेडली एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन को वीक एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा ना। इनकी एग्जांपल होती है आपके पास लिक्विड अमोनिया, ईथर, अमाइन और कीटोन। अब इनका क्या काम होता है देखें। ये आपके पास जो सॉल्वेंट लाइक ये सोल्यूट था ऑक्जेलिक एसिड, अब ये क्या करेंगे, ये बेसिकली अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इससे एसिड से प्रोटॉन को रिमूव करवा देंगे, ठीक है। ये कैसे होगा? अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें, ये ऐसे होता है बेसिकली। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको वैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अमोनिया ऐसे ये लोन पेयर डोनेट कर देगा और NH4 पॉजिटिव बना देगा। अब देखो होता क्या है, बेसिकली ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं और ये डोनेट करके प्रोटॉन्स को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, यही रीजन होती है। अब वाटर के केस में क्यों नहीं ऐसा हो पाता? देखें, उसकी सिंपल रीजन है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बेटा वो डोनेट नहीं कर पाता लोन पेयर, जबकि वाटर में ऑक्सीजन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इतनी आसानी से डोनेशन नहीं करता, जबकि नाइट्रोजन जो होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो होता है ये आसानी से डोनेट कर सकता है लोन पेयर, दैट्स वाई नाइट्रोजन डोनेट कर देता है और प्रोटॉन को खींच लेता है, जबकि वाटर ये काम नहीं कर पाता। तो अब समझ आई है कि कैसे ये सारा काम होता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड टाइप है, वो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? देखिए प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन और जेनिक का मतलब होता है जनरेशन या जनरेट करना। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आइंस को, प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइन। और जो H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करेगा वो डेफिनेटली केमिकल नेचर उसकी एसिड होगी। तो ये एसिड होते हैं, इनकी बेसिसिटी होती है इनकी जो एसिडिटी होती है वो वाटर से ग्रेटर होती है। एसिडिटी इज ग्रेटर देन वाटर, ये पानी से स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, ग्रेटर देन वाटर, तो पानी से ज्यादा होती है। इसके अलावा इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस, स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस की स्ट्रेंथ को
इंक्रीज करना इनका काम होता है। ठीक है, कैसे ये करेंगे? दे कैन डोनेट प्रोटॉन, दे कैन डोनेट प्रोटॉन, तो ये बेटा प्रोटॉन डोनेट कर देंगे उन्हें, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और ये भी लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे, शो लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है जी, इसके बाद इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो नंबर वन इसमें आ जाता है H2SO4। नंबर टू फॉर्मिक एसिड। नंबर थ्री ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कहते हैं जिसमें से वाटर रिमूव किया हुआ हो, HF। तो ये इधर आ जाता है इसमें, ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आ जाती है जी, वो है एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं बेटा, ये डिसोसिएटिव इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं जी? डिसोसिएटिव होते हैं, यानी ये ब्रेक डाउन हो जाती है। एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो अगर हम बात करें, इनमें करेक्टरिस्टिक्स होंगी ऑफ बोथ प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक, इनमें दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये याद रखना। ठीक है, और एग्जिट ये शो करवाएंगे आपको बोथ प्रॉपर्टीज, एसिडिक भी, जैसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस होती थी ना, वैसे ये है, और ये बेसिक भी। तो एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों प्रॉपर्टीज आपको ये शो करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह दे कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन रेडली। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। अगर कोई वीक एसिड है और ये सॉल्वेंट लिया है आपने एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, अब इसमें कैसे ये बिहेव करेगा? वीक एसिड के साथ ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई सॉल्वेंट आपने लिया है वीक बेस और साथ में एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पर आपके पास ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बेटा आपने याद रखना है। ठीक है, ये दोनों के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की। तो यूजुअली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक होते हैं। ठीक है, लाइक एस्टिक एसिड। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा जी। तो हम बात कर रहे थे बेटा एस्टिक एसिड, फिर इसके बाद अल्कोहल और एथानॉल, इसी तरह मेथानॉल। ये कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के अंदर जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं उनकी, इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली टू इंडिकेटर यूज हो रहे हैं। एक है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट ये क्या है? हाँ जी, क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। मोस्ट कॉमन होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, नॉन एक्वस
टाइट्रेशन के लिए ये मोस्ट कॉमन होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो तकरीबन इसका 0.5% वेट बाय वॉल्यूम हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में यूज करते हैं। ठीक है, इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में इसका 0.5% वेट बाय वॉल्यूम हम इसका यूज करते हैं, यानी इसको बनाते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक मीडियम के अंदर जो इसका कलर होता है, बेसिक मीडियम में इसका जो कलर होगा वो आपके पास वायलेट होगा, और एसिडिक मीडियम में जो कलर होगा वो इसका येल्विश होगा, येल्विश ग्रीन। और मोस्ट कॉमनली ये जो इंडिकेटर यूज होता है फॉर टाइट्रेशन ऑफ pyridine, pyridine की टाइट्रेशन विद परक्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो pyridine की टाइट्रेशन ये जब आप करवा रहे होते हैं ना पर क्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें ये इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेकंड इंडिकेटर, वो होता है जी ओरासेट ब्लू। ओरासेट ब्लू बी इंडिकेटर। ओरासेट ब्लू इंडिकेटर जो होता है ये भी 0.5% यूज होता है इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिक मीडियम के अंदर ये जो कलर देगा वो आपके पास होगा जी ब्लू कलर। और एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होगा वो होगा पिंक, पिंक कलर होगा। और ये मेनली टू इंडिकेटर्स थे। इसके बाद हम बात करते हैं मेन एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। मेन एडवांटेजेस कौन से हैं इसके? तो बेटा इसके मेन एडवांटेजेस वही है कि इससे कैन एनालाइज वीक एसिड और वीक बेस इजीली। आप वीक एसिड और वीक बेस को इसमें इजीली एनालाइज करवा सकते हो। ठीक है, फिर ये आप इससे कैन एनालाइज मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड्स विच यील्ड या विच प्रोड्यूस डिफरेंट एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट डिफरेंट हो, डिफरेंट एंड पॉइंट प्रोड्यूस करेंगे, ये हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारे पास, इसमें एक्यूरेट और शार्प एंड पॉइंट होता है। शार्प एंड पॉइंट आपको पता चल जाता है। और इस टाइट्रेशन में एक जो मेन एडवांटेज है वो है सिलेक्टिविटी, कि यहाँ पर सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सिलेक्टिविटी एक चीज होती है, और एक चीज होती है आपके पास रिएक्टिविटी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सिलेक्टिविटी क्या होती है? सिलेक्टिविटी बेटा आपके पास ये है कि लाइक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये 2 डिग्री कार्बन है मान लें, और फ्लोरीन ने अटैक करना है
तो बनना तो 2 डिग्री प्रोडक्ट चाहिए, स्टेबल होगा वो 2 डिग्री, लेकिन फ्लोरीन अटैक करेगा इस पे 1 डिग्री पे, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव जो होता है वो लेस सिलेक्टिव होता है। तो ये जो मेथड होता है ये ग्रेट सिलेक्टिव होता है, इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है, ग्रेट सिलेक्टिविटी, इसकी बेटा सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नॉन एक्वस टाइट्रेशन के मुतालिक। अब आपका कोई सवाल है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन आज के टॉपिक के हवाले से। कोई भी सवाल है आपका आप तो दोबारा से बता दो। नॉन एक्वस टाइट्रेशन बेटा वीक एसिड और वीक बेसिस को डिटरमिन करवाने के लिए यूजफुल होती है, जिनको हम वाटर के अंदर यूज करते हुए मालूम नहीं कर पाते। जी कोई सवाल है आपका तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी। वैसे सिलेक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कहाँ भी वो जाकर अटैक कर सकता है, कि अपनी मर्जी से वो एनालाइट को स्टडी कर सकता है। कि 3 एनालाइट हैं तो आप चाहते हो कि बी वाला हो, ए बी सी में से, तो ये बी वाले को ही सिलेक्ट करके एनालिसिस उसके करवा सकता है। हाँ जी, और कोई सवाल? जी बताएं।